गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 का पाठ 10 मानव बस्तियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मानव बस्तियां या बस्तियां होती क्या हैं। तो बस्तियां क्या होती हैं? मानवीय आवासों के समूह को मानव बस्तियां कहते हैं। मतलब मनुष्य के जो घर होते हैं उनके समूह को हम मानव बस्तियां कहते हैं। बस्तियों में घरों के अलावा आने जाने के मार्ग होते हैं। इसके अलावा मंदिर, मस्जिद, तालाब इत्यादि भी होते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं जो कि बस्ती के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये मानव बस्ती की बिल्कुल ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि मनुष्य के घरों के समूह को या मानवीय आवासों के समूह को हम मानव बस्तियां कहते हैं। ठीक है, अब मानव बस्ती की विशेषताएं क्या क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। बस्ती के अंदर छोटे घर भी हो सकते हैं और बड़े घर भी हो सकते हैं। मतलब झोपड़ी वगैरह भी आ सकती हैं। इसके अलावा कच्चे मकान भी आ सकते हैं, पक्के मकान भी आ सकते हैं। इसके अलावा कोई भव्य इमारत हो या कोई महल टाइप का कोई घर हो वो भी आ सकते हैं। मतलब बस्ती के अंदर सभी प्रकार के घर होते हैं, छोटे बड़े भी होते हैं, कच्चे पक्के भी मकान होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बस्ती जो है वो 2-4 परिवारों की ढाणी से लेकर गांव भी हो सकता है, कस्बा भी हो सकता है, नगर भी हो सकता है, महानगर भी हो सकता है, मेगा नगर भी हो सकता है, सन नगर भी हो सकता है। मतलब बस्ती छोटी बड़ी जो है वो हो सकती है। उसके अंदर घर कच्चे पक्के छोटे बड़े सभी तरह के घर आते हैं। ठीक है, इसके अलावा बस्ती में सभी प्रकार के मार्ग भी आते हैं, रास्ते भी आते हैं। कुछ रास्ते कच्चे होते हैं, कुछ पक्के होते हैं, कुछ चौड़े होते हैं, कुछ सकरे होते हैं। तो हर प्रकार के रास्ते जो हैं वो मानव बस्तियों के अंदर आते हैं। इन बस्तियों में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी की तरह रहकर अपने विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान करता है। जैसे समाज में रहते हैं, हम आपस में चीज़ों का और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई बस अड्डा हो, रेलवे स्टेशन हो, हवाई अड्डा हो, वो भी सब जो है वो बस्ती के अंदर आते हैं। तो समझ में आया मानव बस्ती क्या होती है। मानवीय आवासों के समूह को मानव बस्तियां कहते हैं। वो मानव बस्तियों के अंदर कुछ मंदिर मस्जिद भी आ सकते हैं, रास्ते भी आते हैं। इसके अलावा कोई और जैसे बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, ये सभी भी आते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बस्तियों का वर्गीकरण। बस्तियां जो है वो 2 प्रकार की होती हैं, ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, सबसे इजी पार्ट है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के बारे में। तो ये ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर बताया है कि ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में क्या है। अंतर याद हो जाएगा तो हमें इनकी विशेषताएं अपने आप याद हो जाएंगी। ग्रामीण बस्तियां कैसी होती हैं। ग्रामीण बस्तियों में घर कच्चे होते हैं, जबकि नगरीय बस्तियों के अंदर घर पक्के होते हैं। ठीक है, पक्के मकान बने होते हैं, जबकि ग्रामीण बस्तियों में घर कच्चे भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्रामीण व्यक्तियों का मुख्य व्यवसाय प्राथमिक होता है। प्राथमिक मतलब कृषि हो सकता है, पशुपालन हो सकता है, मधुमक्खी पालन हो सकता है। ठीक है, तो मतलब प्राथमिक कार्य होता है। ठीक है, इसके अलावा नगरों के अंदर जो लोग निवास करते हैं वो अधिकतर द्वितीयक व तृतीयक कार्यों में ही लगे होते हैं। कृषि कार्य नहीं होता है शहरों में। ठीक है, इसके अलावा ग्रामीण बस्तियों के अंदर जो घर बनाए जाते हैं वो बड़े बड़े बनाए जाते हैं, खुले होते हैं, हवादार होते हैं। ठीक है, लेकिन नगरीय बस्तियों में घर जो है वो हवादार नहीं होते, वह घर जो है वो आपस में सटे हुए होते हैं। ठीक है, एक ही बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे घर बने होते हैं, फ्लैट्स वगैरह जो हैं वो बने होते हैं और ज़्यादा हवादार भी नहीं होते हैं। वैसे भी शहरों की जो बाहर की जो हवा है वो वैसे ही प्रदूषित हो चुकी है। ठीक है, ग्रामीण बस्तियों में साफ सफाई की भी उचित व्यवस्था नहीं होती। यहाँ पर स्वच्छता का ध्यान भी नहीं रखा जाता है गांव में, क्योंकि गांव में पशुपालन वगैरह होता है। ठीक है, इसके अलावा नालियाँ जो हैं वो भी खुली होती हैं। ठीक है, लेकिन नगरीय बस्तियों के अंदर साफ सफाई की उचित व्यवस्था होती है, नालियाँ होती है वो ढकी हुई होती है, सीवरेज की व्यवस्था वहाँ पर होती है।
ठीक है। इसके अलावा ग्रामीण बस्तियों में सड़क व आधुनिक संचार के साधनों की कमी होती है। ग्रामीण बस्तियों में जो सड़कें होती है वो या तो कच्ची होती हैं, ठीक है, या होती ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा संचार के साधन भी नहीं होते, इंटरनेट वगैरह की भी सुविधा ज़्यादातर नहीं होती है, ठीक है। लेकिन शहरों के अंदर सड़कों की और आधुनिक संचार के सभी साधन मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जल व बिजली की भी अपर्याप्त आपूर्ति होती है, मतलब यहाँ पर पानी भी कभी कभी आता है और बिजली भी बहुत कट लगते हैं बिजली के भी, ठीक है। लेकिन नगरीय बस्तियों में ऐसा नहीं है, वहाँ पर जल और बिजली की पर्याप्त आपूर्ति होती है। ग्रामीण बस्तियों में कुछ अन्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी भी कमी होती है। शिक्षा की, जैसे अच्छे स्कूल नहीं होते हैं, ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य मतलब अच्छे हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है, तो इनकी कमी होती है। लेकिन नगरीय बस्तियों में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। बड़े बड़े स्कूल होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है। तो नगरीय बस्तियों में सभी प्रकार की सुविधाएं होती हैं। ग्रामीण बस्तियों के लोग जो हैं वो रोजगार की तलाश में शहर की तरफ जाते हैं, नगरों की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर रोजगार मिल जाता है और वहाँ पर मजदूरी भी ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन नगरीय बस्तियों के अंदर लोग रोजगार की तलाश में वहाँ पर आते हैं, ठीक है। ग्रामीण बस्तियों के जो लोग हैं उनमें आपस में मधुर संबंध होते हैं, ठीक है। आपस में चाचा चाची कह के, आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उनको भी चाचा चाची या ताऊ कह के बुलाते हैं, ठीक है। लेकिन शहरों के अंदर तो हमें यही नहीं पता होता है हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है, तो लेकिन शहरों के अंदर जो संबंध होते हैं वो आपस में सिर्फ औपचारिक होते हैं, फॉर्मेलिटी होती है एक तरह से, ठीक है। हमें यही नहीं पता होता पड़ोस में रह कौन रहा है हमारे, क्योंकि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता है नगरों के अंदर। तो ग्रामीण बस्तियों के आपस में मधुर संबंध होते हैं और नगरीय बस्तियों के अंदर सिर्फ औपचारिक संबंध होते हैं। तो ये थे ग्रामीण व नगरीय बस्तियों में अंतर, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो पेपर के अंदर आ सकता है, ठीक है। कम से कम 5-7 पॉइंट्स तो इसके याद होने ही चाहिए कि ग्रामीण व नगरीय बस्तियों में क्या अंतर है। उसके बाद आता है बस्तियों के प्रकार, कि बस्तियां जो हैं वो कितनी प्रकार की होती है। जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनके भी कई प्रकार हैं। तो ग्रामीण बस्तियों के कई प्रकार हैं। पहला है सहंत बस्ती, जिसको सघन बस्ती भी कह देते हैं और गुच्छित बस्ती भी कह देते हैं, ठीक है। तो हमें ये तीनों नाम पता होने चाहिए, कई बार एग्जाम में आ जाएगा गुच्छित बस्ती क्या है, ठीक है। गुच्छित जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, उसमें सारे अंगूर पास पास होते हैं, तो उसी तरह से गुच्छे में घर बने हुए होते हैं, मतलब बिल्कुल पास पास एकदम सटे हुए घर होते हैं, उसको गुच्छित बस्ती बोलते हैं। सघन मतलब जो बहुत ज्यादा बसी हुई बस्ती होती है, घने, ठीक है। सहंत आसपास जब घर बने होते हैं, ठीक है। तो सहंत बस्ती वह बस्ती होती है जिसमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें मकान जो है वो पास पास बने होते हैं। अब ये बस्तियां कहाँ बनाई जाती हैं? ये बस्तियां नदी घाटियों व उपजाऊ समतल मैदानों में पाई जाती हैं, ठीक है। जहां पर नदी की जो घाटियां हैं वहां पर अच्छा जल मिल जाता है, वह उपजाऊ समतल मैदान होते हैं जहाँ कृषि की जाती है, तो वहां पर अधिकतर घर जो है वहां पर आकर के बस जाते हैं, इसलिए वहां पर ये बस्तियां पाई जाती हैं। इसके अलावा ये जो बस्तियां हैं ये सुरक्षा की दृष्टि से भी बनाई जाती हैं, ठीक है, ताकि कभी भी कोई मुसीबत आने पर सभी लोग मिलकर के उस मुसीबत का सामना कर सके। जैसे जंगल के आसपास कोई बस्ती बनाते हैं तो उसमें सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं, ठीक है, ताकि कभी भी कोई जंगली जानवर का आक्रमण हो तो सभी लोग मिलकर के उसका सामना कर सकें, ठीक है। तो नदी घाटी व उपजाऊ समतल मैदानों में पाई जाती है। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बस्तियां बसी हुई होती हैं। सहंत बस्तियां किसी केंद्र स्थल के चारों ओर बाहर की ओर विकसित होती है। जैसे कोई केंद्र स्थल हो गया, जैसे मान लेते हैं राजस्थान के अंदर जहाँ पर पानी की कमी है, अगर वहां पर कहीं पर एक कुआं है तो वहां पर जितने भी घर बनेंगे वो उस कुएं के आसपास बनते हुए चले जाते हैं और वो बस्तियां जो है वो बाहर की तरफ विकसित होती जाती हैं। तो सहंत बस्तियां किसी भी केंद्र स्थल, वो केंद्र स्थल कुछ भी हो सकता है कोई मंदिर हो, कोई मस्जिद हो, कोई गुरुद्वारा हो, या कोई कुआं हो, कोई तालाब हो, मतलब उसके चारों तरफ जो है वो घर बनने लग जाते हैं, ठीक है।
यहाँ सभी लोग मिलजुल करके कार्य करते हैं और उनके व्यवसाय भी समान होते हैं। जैसे अब नदी घाटियों के अंदर जो सहंत बस्तियां पाई जाती हैं, वहाँ पर सभी लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कृषि के लिए सभी दशाएं जो हैं वो विद्यमान हैं। आगे आता है कि भारत में सहंत बस्तियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। एक तो गंगा सतलुज के मैदान में, मालवा के पठार में, नर्मदा घाटी में आदि जगहों पर जो हैं वो सहंत बस्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये थी सहंत बस्तियां जिसमें घर जो हैं वो बिल्कुल पास पास बने होते हैं। आगे आते हैं परकीर्ण बस्तियां या एकाकी बस्तियां, और इनको बिखरी हुई बस्तियां भी कहते हैं। परकीर्ण बस्तियां मतलब जिसमें बस्तियां जो हैं वो बिखरी हुई होती हैं, घर जो है वो बिल्कुल दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो उनको हम परकीर्ण बस्तियां या एकाकी बस्तियां जो हैं वो कहते हैं। आइए इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। इन बस्तियों में मकान दूर दूर स्थित होते हैं। ठीक है, दूर दूर होते हैं मकान। इसके अलावा परकीर्ण बस्तियां पर्वतीय, पठारी व उच्च भूमियों में बिखरी हुई मिलती हैं। अब पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में कोई भी नहीं रहता है, कोई एक दो मकान इधर उधर कोई बना हुआ मिलता है। ठीक है, तो वहां पर एकाकी बस्तियां पाई जाती हैं। तो एकाकी बस्तियां उन क्षेत्रों में मिलती हैं जो रहने के अनुकूल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कुछ किसान अपने खेतों में भी घर बनाकर रहने लगते हैं, जिसकी वजह से एकाकी बस्तियां जो हैं वो विकसित हो जाती हैं। ठीक है, अपने खेतों में ही अपना घर बना लेते हैं, वहां आसपास और कोई घर नहीं होता है। एकाकी बस्तियां सामाजिक व सामुदायिक लाभ से वंचित रहती है। अब जब घर के आसपास कोई और लोग नहीं है तो फिर समाज ही नहीं रहेगा हमारे आसपास। ठीक है, तो जो भी हमें समाज से जो फायदा होता है उससे वो लोग वंचित रह जाते हैं, उनको समाज व समुदाय का कोई फायदा, कोई भी लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, इसके अलावा इन बस्तियों में रहने वाले लोगों का अन्य मानव समाज से कोई घनिष्ठ संबंध भी नहीं होता है, क्योंकि एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो इनका मानव समाज से कोई भी अच्छा संबंध नहीं होता है। परकीर्ण बस्तियां वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? हिमालय पर्वत की ढलानों पर पाई जाती हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की तराई व खादर क्षेत्रों में, यहाँ पर उपजाऊ भूमि का क्षेत्र है, खादर भूमि, तो वहां पर खेतों के अंदर जब घर बना लिए जाते हैं तो दूर दूर घर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान के पूर्वी व दक्षिणी भागों में, राजस्थान के पूर्व में क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी है, वहां पर ये बस्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। चैप्टर को आगे हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे।